नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह सुबह उठते ही सियासी बम फोड़ दिया, जिस पर राजनीतिक घमासान भी मचा। नेपाल क्रांति से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने देश के नौजवानों और जेनजीज के हवाले एक संदेश देने की कोशिश की। उनसे वोट चोरी को रोकने के लिए आगे आने को कहा। नेपाल में जेनजीज ने जो किया वो आपके सामने है। तो सवाल ये, क्या राहुल गांधी देश में भी वैसे ही हालात चाहते हैं? बीजेपी ने इस बात को लेकर राहुल से सवाल पूछना शुरू कर दिया और हमले तेज कर दिए। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं। देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। देश की जेन जी आज एक पिक्चर को याद कर रही है। पिक्चर का नाम था मेरा नाम जोकर। देश की जेन जी आइडेंटिफाई नहीं करती है राहुल गांधी से, वो पिक्चर देख लेगी। यही वो पोस्ट है जिस पर देश में बवाल मचा है। राहुल गांधी ने सुबह उठते ही नेपाल में तख्ता पलट करने वालों को याद किया और देश के अंदर जेन जी से वोट चोरी रोकने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेनजी क्या है? जो जनरेशन नेक्स्ट, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। दरअसल नेपाल में हुए आंदोलन के बाद तख्ता पलट की तस्वीर जो सामने आई, उसके बाद इस आंदोलन के जरिए जेनजीज ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। दावा किया गया कि वहां इस आंदोलन की नींव जेनजीज ने रखी, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी था कि वहां हर तरफ अराजकता फैली। सरेआम तोड़फोड़, आगजनी, लूट, दुकानों को लूटना, होटलों को लूटना, शोरूम्स को लूटना, व्यापारियों को लूटना, घरों को आग के हवाले करना, कई लोगों को मौत के घाट उतार देना। यानी कि इस क्रांति की शुरुआत तो अच्छी मंशा से हुई, सरकार के विरोध के लिए, लेकिन बाद में इसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया और बीजेपी इसलिए राहुल के पोस्टर पर गदर मचाए हुए है। वहीं बिहार नेपाल से करीब है, जल्द ही वहां चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसे बिहार एंगल से भी देखा जा रहा है। अगर क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश की जाए तो किस तरह राहुल ने चुनाव से पहले नेपाल मॉडल को सामने रखने की कोशिश की है, मंशा क्या है, इसे लेकर सवाल है। आखिर राहुल गांधी क्या इस देश में नेपाल जैसी तस्वीर चाहते हैं?
एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं है। फिर कहा देश के युवा संविधान बचाएंगे। फिर कहा देश के छात्र लोकतंत्र को बचाएंगे और जेनजी वोट चोरी रोकेंगे। इसके मायने क्या है? मैं मानता हूं हमारे देश में लोगों की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छी हो सकती है। आप दर्शकों की समझ भी मुझसे अच्छी हो सकती है और आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी जेनजीज की बात कर ली जाए जिस पर राहुल गांधी भरोसा कर रहे हैं, जिन्हें तथाकथित नेपाल क्रांति का जनक कहा जा रहा है। आखिर क्या है ये जनरेशन जेड? क्या ये लोग देश की सियासत भी मोड़ सकते हैं या सिर्फ नई टेक्नोलॉजी तक ही सीमित हैं? जनरेशन जेड यानी कि 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाले लोग, जो डिजिटल नेटिव्स यानी तकनीक में माहिर होते हैं। ये लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इस जनरेशन के लोगों को कोई भी जानकारी तुरंत चाहिए। यही नहीं, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक भी होते हैं। नए ट्रेंड्स का हिस्सा आसानी से बनते हैं। ब्रांड से ईमानदारी और पारदर्शिता चाहते हैं। नए विचारों और बदलाव के वाहक माने जाते हैं। हां, पेशेंस वाला सवाल है कि भाई पेशेंस नहीं है, तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। खैर, तो क्या राहुल गांधी मौका देखकर चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि नेपाल का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए राहुल की मंशा पर बीजेपी सवाल उठा रही है और कांग्रेस के प्लान को खतरनाक बता रही है। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। उन्होंने जेन जी को उकसाने का काम किया है। लोकतंत्र को आप बताइए, बचाइए, संविधान को आप बताइए और वोट चोरी को आप बचाइए। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग हैं उन्होंने रिट्वीट करना शुरू कर दिया। जैन जी के नाम पर देश में राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। नहीं, हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जैन जी क्या है? जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जैन जी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जैन जी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जैन जी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट पर सियासी उबाल आई और बीजेपी हमलावर हो गई, तो कांग्रेस के नेता बचाव में उतर आए। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो देश की आज हालत है, देश की एकता अखंडता खतरे में है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज लोग, पूरे देश के अंदर लोग खौफजदा हैं। आज कोई पत्रकार, लेखक, सोशल एक्टिविस्ट आज वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगली खबर की। जेल में सजा काट रहे आतंकी यासीन मलिक ने एक बहुत विस्फोटक खुलासा किया है। कोर्ट में दायर हलफनामे में उसने दावा किया है कि 2006 में उसकी मुलाकात आतंकी हाफिज सईद से हुई थी
और इसके लिए उसे भारत की खुफिया एजेंसियों ने इशारा किया था। हाफिज से मुलाकात के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आतंकी यासीन का शुक्रिया अदा किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में यासीन मलिक ने एक हलफनामा दाखिल किया, जिससे सियासत में बवाल मच गया। मलिक, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नेता है और उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसने कहा कि साल 2006 में उसने पाकिस्तान जाकर आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की थी, लेकिन ये मुलाकात उसने खुद से नहीं की थी, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी की हिदायत पर की थी। मलिक ने लिखा कि पाकिस्तान से लौटने के बाद आईबी के एक बड़े अधिकारी ने उनसे कहा कि वो तुरंत उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह को सारी जानकारी दे, जिसके बाद यासीन मलिक की मुलाकात प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कराई गई। मलिक का दावा है कि उस समय प्रधानमंत्री ने उनकी मेहनत और धैर्य की सराहना की थी, लेकिन बाद में वही मुलाकात उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। मलिक यही नहीं रुके, उसने कहा कि आईबी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि पाकिस्तान में जब भी राजनीतिक नेताओं से मिलना हो तो वहां के प्रधानमंत्री और आतंकवादी हाफिज सईद समेत अन्य नेताओं से बातचीत करें, ताकि कश्मीर में शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। यह हलफनामा उस वक्त आया जब एनआईए दिल्ली हाईकोर्ट में मलिक की उम्र कैद बढ़ाकर उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। कोर्ट ने मलिक को 10 नवंबर तक जवाब देने का मौका दिया है। मलिक के इस हलफनामे से देश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, ऐसा है ना कि यासीन मलिक ने जो एफिडेविट दिया, उसके बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले, ये सब उन्होंने कहा है, तो ये आई वॉश है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो क्या थे? ही वॉज जस्ट अ स्टैंड अलोन प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली वो ब्रीफिंग देने गए थे सोनिया गांधी जी को। ये पूरा का पूरा गांधी परिवार जो है, ये हमेशा आतंकवादियों से मिला रहा, जब सत्ता में था तब भी, आज जब सत्ता में नहीं है तब भी। यासीन मलिक का ये एफिडेविट थोड़ा घावों पे मलहम लगाएगा गांधी परिवार के, लेकिन देश की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसा परिवार जो सत्ता में रहता है तब भी आतंकवादियों के साथ रहता है, जो विपक्ष में रहता है तब भी अलगाववादियों के साथ रहता है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि देश के लोगों को देखना चाहिए कि आपकी सरकार किस किस्म की थी। एक यासीन मलिक जैसा मर्डरर, टेररिस्ट, जिसने आपके 5 एयरफोर्स अफसरों को मारा, बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को मारा, उस जैसे आदमी को हम एज एम्बेसडर यूज कर रहे हैं हाफिज सईद को मिलने के लिए। क्या हमारे बाकी डिप्लोमेटिक सिस्टम नहीं थे? और वो हाफिज सईद जो इंडिया हेटर है, जिसने सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को मारा इंडिया में, और वो इंडिया के क्या क्या उसका बच चले तो पूरा भारत को बर्बाद कर दे, तो उसको मिलने से हमें क्या मिलना है? कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत आतंकवादियों को समर्थन करने की थी। याद करिए 2006 में, 5 में और 4 में तमाम ब्लास्टों के अंदर लश्कर-ए-तैयबा का नाम ऑलरेडी आ चुका था। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी 2 आतंकियों में फोन अ फ्रेंड करा रही थी, इससे यही स्पष्ट होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से दी। बीजेपी ने पूछा कि क्या कांग्रेस ने आतंकियों से बातचीत के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। हुर्रियत नेता के दावे पर भड़की कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछे। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर नाराजगी जताने के बजाय बीजेपी को इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। बोले, मई 2007 में यासीन मलिक अपना सफर आजादी शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। 4 मई को गिरफ्तारी होने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने के अधिकार की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने यूपीए सरकार के साथ हस्तक्षेप किया और ये सुनिश्चित किया कि मार्च को होने दिया जाए। देखिए, देश में शांति हो, बॉर्डर पर शांति हो,
हम लोग नक्सलाइट से भी बात करते हैं, हम लोग उग्रवादियों से भी बात करते हैं। सरकार सबसे बात करती है, कोशिश करती है कि बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकले। गलत नीयत से नहीं बात होती है, देश के हित में बात की जाती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ साहब के घर पर लाहौर पहुंच गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, अडवाणी जी गए, तो किस नीयत से गए थे? वो कोई पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या यासीन मलिक के हलफनामे में दी गई जानकारी कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम की गवाही देती है या फिर शांति बहाल करने का एक प्रोसेस था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से बयान दिया जो विवादों में आ गया है। एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि वो पाकिस्तान गए थे, जहां उन्हें घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की। उन्होंने केंद्र से पड़ोसियों के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने की वकालत की है। भारत की विदेश नीति की शुरुआत पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने से होनी चाहिए, यह ज्ञान सैम पित्रोदा का है। आपको सुनाते हैं सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, जिस पर घमासान मचा हुआ है। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal. And I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. Okay? So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority. अब सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने भी इस पर हमला बोला। पार्टी की नीति और नियत आतंकवादियों को समर्थन करने की थी। याद करिए 2006 में, 5 में और 4 में तमाम ब्लास्टों के अंदर लश्कर ए तैयबा का नाम ऑलरेडी आ चुका था। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी 2 आतंकियों में फोन अ फ्रेंड करा रही थी, इससे यही स्पष्ट होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से दी। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल उनको कहूंगा कि अगर पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेके वहीं रहें, वो मिल जाएगी उनको। वो तो आजकल अमेरिका में रहते हैं ना। तो जो लाखों पाकिस्तानी हैं जो अपनी जान बचा के पाकिस्तान से भागते हैं, वो तो पागल हुए। फिर सैम पित्रोदा जी को इनफैक्ट मेरी यही एडवाइस होगी, वो पाकिस्तान में सिटीजनशिप ले लें और रहें वहां के तालिबानाइज्ड सोसाइटी में। तो बहुत अच्छा, हमें खुशी होगी अगर वो वहां चले जाएं और देखें रह के वहां।